तो महातूफान बिपरजॉय गुजरात से टकराने के बाद अब राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहर लगातार गुजरात में अभी भी जारी है। मूसलाधार बारिश जारी है और सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, कैसे जल निकासी की जाए। और इसके साथ ही कई रूट्स ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से पेड़ गिरने के बाद बाधित हो चुके हैं। बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, लेकिन युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम में जुटी हुई है। और आप समझिए कि किस तरह से बड़ी चुनौतियों का सामना गुजरात ने यहां पर किया है। लेकिन अब क्योंकि तबाही अपने निशान जरूर छोड़ती है, कुछ निशान जो छोड़े गए हैं उनसे निपटा यहां पर बेहद तेजी के साथ जा रहा है। भले ही अब राजस्थान में इसने दस्तक दी हो, लेकिन गुजरात में जो कहर बरपा, उस कहर ने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए। बिल्कुल, और अब यही महातूफान जो है राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर भी इसका असर दिखने लगा है। जसप्रीत मेरी सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कि पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। एक बार फिर से जसप्रीत का हम रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, तबाही के निशान और मंजर लगातार आप दिखा रही हैं। अभी फिलहाल हालात क्या कुछ बने हुए हैं? क्या अभी भी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं? बिल्कुल रितिका, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश रुकी हुई है। हवा की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन बीच बीच में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप और सबीना जिक्र कर रहे थे कि तबाही अपने निशान छोड़ जाती है, उन्हीं निशानों को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, क्योंकि जब कुदरत की मार पड़ती है तो सब कुछ बौना साबित हो जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये और यहाँ पर यहाँ के लोगों को पहले थोड़ा आगे आए हैं नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका घर टूट चुका है। लकड़ी का वो घर था, इससे कुछ देर पहले मैं वहां तक गई थी। थोड़ा विकास आगे आइए आप। हम वहां तक गई थी और वहां की तस्वीरें दिखाई थी। आप देखिए कि कैसे कि मुश्किल हालात में ये लोग सामना कर रहे थे। इनका सब कुछ चला गया है और जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो इनका सामान पूरी तरीके से खराब हो चुका है। दरअसल जो यहाँ के लोग थे उनको एहतियातन पीछे स्कूल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहां पर भी पानी भर गया। ऐसे में एनडीआरएफ की अभी भी सर्च जारी है। एनडीआरएफ के जवान अंदर मौजूद है ताकि कोई फंसा हुआ नहीं है। विकास आप ये तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए कि पानी कितना ज्यादा है, लेवल काफी ज्यादा है। वो बर्तन, वो मटका आप दिखाइए किस तरीके से वहाँ पर बर्तन है। और यहाँ पर लगातार जो है जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर लोगों का सामान बाहर निकल जाता है। तो आप देखिए कि वो उधर वो घर है, काफी घर है, वहाँ के लोग भी फंसे हुए हैं। यहाँ से ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये राशन, क्योंकि कुछ राशन जो उनके घर पर था, और वो महिला। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब ये प्राकृतिक आपदा आती है तो ये अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ जाती है जो सालों सालों तक जो है लोगों के लिए भुलाना नामुमकिन हो जाता है। 1998 का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिस वक्त वहां पर लोगों की मौत हुई थी, तो हमने देखा था कि आज भी लोग जो हैं किस तरीके से उस चक्रवाती तूफान को भूल नहीं पाए। और आज के, अगर हम आज की तारीख की बात करें, आज भी जब आप मांडवी के लोगों से बात करेंगे तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके का तूफान आया हमने कभी नहीं देखा। तबाही का जिक्र हम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल ये वो जगह है, समंदर का किनारा, जहां पर ये लकड़ी के जहाज जो है बनाए जाते हैं। विशालकाय जहाज आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन तबाही की वो दास्तान सुनिए कि आखिर जब वो चक्रवाती तूफान यहाँ पर हिट कर रहा था, जब 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, तो देखिए ये आधा जहाज का पार्ट आपको नजर आएगा और आधा जहाज किस तरीके से पूरी तरीके से तितर बितर हो चुका है, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ये अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आपको ये लकड़ी के टूटे हुए जो हिस्से नजर आ रहे होंगे, वो ये बताने के लिए काफी है कि हवाएं जो है वो इतनी ज्यादा तेज थी कि ये पूरा बना हुआ जहाज था। मैं अपने कैमरामैन नसीब सिंह को कहूंगी एक बार जूम इन करके दिखाएं पूरा जहाज, क्योंकि ये जब आधा जहाज आप देखेंगे तो ये इस तरफ से लेफ्ट साइड से जो है पूरी तरीके से बना हुआ है, लेकिन जब आप उस तरफ जाएंगे तो राइट साइड से ये पूरा टूटा हुआ, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो चक्रवाती तूफान अपने साथ जो है हवा में और समंदर में, हमने देखा भी था किस तरीके से कल जो कुछ भी समंदर के रास्ते आ रहा था वो किस तरीके से समंदर अपने साथ ले जाने को जो है आमादा था। आप एक बार समंदर की तरफ भी नजर डालेंगे तो आज समंदर हालांकि थोड़ा शांत है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बारिश देखिए शुरू हो चुकी है। और जमीन पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल आतुर है। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आप तक जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी हवाएं, जांबाज रिपोर्टर पहुंचा रहे थे हर तस्वीर। देखिए मांडवी में हवाओं का, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम
एक दीवार की सहारे से यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो लग रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है। पूरा इलाका इस वक्त वीरान नजर आ रहा है। महा तूफान में जब मुश्किल हो रहा था पैर टिकाना, तब चल रही थी नॉन स्टॉप कवरेज। इंडिया का आउटस्कर्ट इलाका है, जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है। अंधेरे में जब समंदर सनसनी मचा रहा था, तब मिनट भर भी नहीं रुका कैमरा। सबसे मुश्किल हालात में सबसे दमदार, सबसे सटीक रिपोर्टिंग। संतुलन यहाँ पर बनाते हैं और खड़े होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि हवा की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है और भारी बारिश हो रही है। वॉर रूम से लेकर ग्राउंड जीरो तक की हर खबर, हर तस्वीर इतना यहाँ पर ताकतवर हो रहा है, यही वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। खैर आप ये और सब कुछ जो है अपने साथ बहा ले जाती है, और ये चलने वाला है, हमें खुद दीवार का एक सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर बैलेंस करना भी जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इफेक्ट है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है, खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। द्वारका का हाल मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर काफी हद तक स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, क्योंकि जो ये निचले इलाके हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों के घर पूरी तरीके से डूब चुके हैं। विकास आप दिखाइए कैसे वो जो महिला है वो अपने घर से जो सामान बचा हुआ है, चाहे वो आप देखिए कि टिन है, राशन का जो सामान है, जो भी सामान वो आगे ले जा पा रही है, उसको उन मुश्किल हालात में, और जब यहाँ पर कमर तक पानी है, आगे बढ़ते हुए ये ले जा रही है। ऐसे ही हमने देखा, कई परिवारों को देखा जो वहां तक गए, क्योंकि उनका सामान डूब चुका है। दरअसल एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची थी, क्योंकि इन लोगों को इवैक्यूएट किया गया था और इनको एक सरकारी स्कूल में रखा गया था, लेकिन सरकारी स्कूल में भी पानी भर गया। अब इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है, और हमने देखा कि यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो घर पर लौटे, और जब लौटे तो वहां पर सामान ही नहीं था। यानी कि एक बार अपने घर की तरफ गए कि अगर कुछ बचा कुचा सामान है जिसको वो अपने रोज की जिंदगी में उसको इस्तेमाल कर पाए तो हो। लेकिन जिस तरीके से ये तूफान बेपरजॉय है, जो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि तूफान को रोकना तो इंसानी हाथों में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तूफान के तेवर थे, उसके बाद जो है वहां पर स्थिति को काफी हद तक काबू करने की कोशिश की गई। चाहे हम बात करें केंद्र सरकार की, हम बात करें राज्य सरकार की, गुजरात सरकार की, जो दोनों के बीच में तालमेल था, इस वजह से नुकसान काफी ज्यादा कम किया गया है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसी तैयारी की गई थी, जिसकी वजह से अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इतना बड़ा तूफान, इतना खतरनाक साइक्लोन, कुदरत का ऐसा कहर जो दुनिया की किसी भी व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारियां पहले से की गई थी, उसी की वजह से इतनी बड़ी आपदा में भी बहुत ही कम नुकसान का सामना करना पड़ा है। बिपरजॉय तूफान जब गुजरात के तट से टकराया तो बहुत ही भयावह था। कच्चे मकानों को उखाड़ देने वाला था, और इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। ऐसे घरों को खाली करवा दिया गया था। लोगों को भी ऐसे प्रभावित इलाकों से निकालकर पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। इन तैयारियों की वजह से ही नुकसान बेहद कम हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सतर्कता और तूफान के बीच में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड और स्थानीय प्रशासन जबरदस्त हौसला दिखाते हुए डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, साइक्लोन प्रभावित जिलों में लोगों के राहत बचाव के साथ साथ उनकी जरूरी साजो सामान की चीजें भी पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान से निपटने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। तूफान टकराने के पहले प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई थी।
तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने पर जोर दिया गया। केंद्र के स्तर से तैयारियों की समीक्षा की जाती रही। केंद्र सरकार की एजेंसियों ने तूफान के बीच मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने जब सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा तो मैं एकदम स्तब्ध था कि प्रधानमंत्री जी ने मात्र मानव जीवन की ही चिंता नहीं की, साथ ही में गिर में बसने वाले हमारे देश की पहचान सिंहों की भी, शेरों की भी उन्होंने चिंता की है, प्राणियों की भी चिंता की है, गांव में बसने वाले सभी नागरिकों की चिंता की है, खेतों की चिंता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के कई मंत्रियों को बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो तक भेजा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, मत्स्य और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश शामिल हैं। पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से लगातार संपर्क में रहे। तूफान से लड़ने की तैयारियां, तूफान के वक्त होने वाले नुकसान, तूफान के वक्त और तूफान के बाद में तमाम जरूरतों की जानकारी लेते रहे। पीएम मोदी ने गुजरात के गिर के बब्बर शेरों की साथ साथ अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस तरह से तैयारियां की थी, उसकी वजह से अरब सागर में उठे अब तक के सबसे बड़े तूफान के भारत के तटीय इलाकों से तेज रफ्तार हवाओं और भारी बारिश के साथ टकराने के बावजूद नुकसान काफी कम रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिपरजॉय के मद्देनजर बैठक बुलाई। तूफान और उसके प्रभाव पर लगातार नजर रखी हुई है और केंद्रीय एजेंसियों की तैनाती इस तरह से की गई कि देश के सभी प्रभावित इलाकों में दिन और रात राहत और बचाव कार्य को जारी रखा जाए। 1998 के तूफान में 1100 से ज्यादा मौत हुई थी। उस वक्त पूर्वानुमान की सुविधा नहीं थी। इस बार 10 दिन पहले तूफान का पूर्वानुमान लगाया गया। तूफान की गति और दिशा पर लगातार नजर थी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत कैंपों में खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। 8 प्रभावित जिलों में 631 मेडिकल टीम तैनात है। ऑक्सीजन और दवाई का स्टॉक रखा गया है। 521 अस्पतालों में पावर बैकअप की व्यवस्था की गई। 504 एम्बुलेंस लगातार अलर्ट पर हैं और फ्रंट लाइन पर हैं। सबसे बड़ी बात कि ऐसी आपदा की स्थिति में लोग एक दूसरे से फोन पर संपर्क नहीं कर पाते। नेटवर्क की व्यवस्थाएं अमूमन खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था की गई कि भारी बारिश और तबाही वाले तूफान के बीच भी नेटवर्क कनेक्शन काम करते रहे, मोबाइल नेटवर्क काम करते रहे। इसके लिए सरकार ने इंटरसेप्टर रोमिंग की सुविधा दी। यहाँ तक कि एक कदम आगे सोचते हुए अगर नेटवर्क टावर ध्वस्त होते हैं तो सैटेलाइट फोन और वायरलेस नेटवर्क को भी तैयार रखा गया। नेटवर्क की ऐसी व्यवस्था की वजह से इमरजेंसी कार्यों में लगी एजेंसियां एक दूसरे से आसानी से संपर्क में बनी हुई हैं और साथ ही लोगों तक भी तेजी से राहत पहुंचाई जा रही है।